हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में। परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं बाहर। जेड होता है परमाणु क्रमांक, ए होता है द्रव्यमान संख्या, और एक्स होता है उसका रासायनिक प्रतीक। तो आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। अर्थात जितना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है। इसलिए परमाणु क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन। परंतु जब ऐसा हो जाए कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाएं या इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, देखो चार्ज का कंसेप्ट केवल इलेक्ट्रॉन से होता है। आप इसमें ये नहीं कहें कि भाई प्रोटॉन निकाल लिए जाएं और प्रोटॉन दे दिए जाएं, धनावेश दे दिया जाए तो और धनावेश को निकाल लिया जाए, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आप ये कहेंगे कि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है और नाभिक के अंदर दुनिया का सबसे प्रबलतम बल लगता है, तो प्रोटॉन को नाभिक से निकालना तो संभव ही नहीं है। इसलिए किसी भी वस्तु के धनावेश और ऋणावेश, धनावेशित होना और ऋणावेशित होना दोनों के ही पीछे किसका कारण है, इलेक्ट्रॉन का कारण है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। पहले अपन देखते हैं धनावेश। धनावेश पॉजिटिव चार्ज क्या होता है या धनावेशित पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं। तो धनावेश का मतलब होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसी पदार्थ में या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी का हो जाना, और उसकी कमी होते ही उसको क्या कहेंगे अपन, धनावेशित या उसको धनायन कहेंगे। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन, या हिंदी में लिखें प्रोटॉनों की तुलना में, प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाती है, धनावेश कहलाता है। और धनावेश के केस में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरह से आपने एनर्जी देके बाहर निकाल दिया तो वो शेष बचा आपका जो परमाणु था वो आयन बन जाएगा और वो धनावेशित हो जाएगा। उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी, प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले बराबर थे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया तो प्रोटॉन्स डोमिनेंट हो जाएंगे, और प्रोटॉन्स डोमिनेंट होंगे तो वो क्या बनेगा, धनावेश बनेगा। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लो सोडियम का एक एटम है, सोडियम एटम के अंदर 11 प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर चक्कर लगा रहे हैं 4, 5, 6, 7 और 8, और लास्ट वाले में एक। किसी भी तरीके से आपने एनर्जी देकर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। ठीक है, तो अब जो बच गया वो इस प्रकार से बचेगा, ये उदासीन है, ये उदासीन सोडियम का परमाणु है, Na परमाणु, एनर्जी देके आपने बाहर कर दिया। तो अब जो बचेगा उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, उसमें प्रोटॉन तो अभी भी 11 होंगे और प्रोटॉन कितने होंगे, 10 ही होंगे। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर कर दिया तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये सोडियम का धनावेशित परमाणु, धनावेशित आयन सॉरी, या धनायन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका धनावेश। तो धनावेश को क्या कहेंगे कि धनावेश बेसिकली लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन है। जबकि ऋणावेश में क्या है, ऋणावेश, ऋणावेश में अगर मान लो यहाँ पे ये क्लोरीन का एटम होता और क्लोरीन के एटम के अंदर आप कहते हैं कि 17 प्रोटॉन होंगे और 17 प्रोटॉनों के चारों तरफ कितने
इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाएंगे वो भी कितने होंगे, 17 ही होंगे। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाए, इसको बाहर से दे दिया जाए, तो ये जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, Cl-, तो इसको कहते हैं आप ऋणावेश, ठीक है, या ऋणायन। तो ऋणावेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको कहेंगे अपन, उसमें करे थे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन, या कह सकते हैं प्रोटॉनों की तुलना में, प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों के आधिक्य को, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य को ऋणावेशित कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। मतलब किसी भी परमाणु में जब प्रोटॉन की तुलना, किसी भी मैटर में जब प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं तो वो ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। अर्थात आप कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन धनावेश और ऋणावेश, या जब धनायन या ऋणायन या धनावेशित या ऋणावेशित पदार्थ बनते हैं तो उस दौरान उनके द्रव्यमान पर किस हिसाब से फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन, वीडियो ठीक आ रहा है। इफेक्ट ऑन मास ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, मतलब धनायन और ऋणायन के बनने पर द्रव्यमान पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो मान के चलते हैं कि एक पदार्थ है जिसका द्रव्यमान है m और ये उदासीन है, क्या है, उदासीन। अगर इससे आपने बना दिया है धनावेश, इसको क्या कर दिया है, धनावेशित कर दिया, इसको कर दिया आपने पॉजिटिव कर दिया है, तो इसका द्रव्यमान हो गया मान लो m डैश। एक इसी पदार्थ को आपने क्या कर दिया है, ऋणावेशित कर दिया है, क्या कर दिया है, ऋणावेशित कर दिया है, तो मान लो इसका द्रव्यमान हो गया m डबल डैश। तो अब अपन देखते हैं कि कौन सा कम कौन सा ज़्यादा। उदासीन है तो उदासीन में से एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर वो पॉजिटिव बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान की उसमें कमी आई होगी, इसका मतलब पॉजिटिव है या धनावेश है उसका जो द्रव्यमान क्या होगा, कम। और जो ऋणावेशित है, ये तो क्या है, धनावेशित, और ये है ऋणावेशित। तो ये जो ऋणावेशित है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बाद में ऋणावेशित हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा। तो उदासीन वस्तु के बजाय जो ऋणावेशित होता है उसका द्रव्यमान ज़्यादा, और जो धनावेशित वस्तु है उसका कम हो जाएगा उदासीन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। और अब अपन बात करते हैं चार्ज के यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट आप जानते हैं कि कूलाम होती है। इसके अलावा दूसरी यूनिट के बारे में अपन बात करेंगे। आप गैस करें कि कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। चलो मैं बताता हूँ। आवेश के मात्रक, ठीक है। सबसे पहले अपन आवेश का एसआई या एमकेएस पद्धति में मात्रक देखते हैं। तो आप सब जानते हैं कि वो क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम, कूलाम का मीनिंग क्या होता है, आप देख सकते हैं। कूलाम का मीनिंग है कि 10वीं क्लास में आप पढ़ते थे कि कूलाम आवेश का जो मात्रक है उसे आप धारा की परिभाषा देते थे। तो यहाँ लिखते थे विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर है आवेश बटा समय। इसका मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है।
तो आवेश का जो कूलाम मात्रक बन रहा है एम्पियर इंटू सेकेंड, उसी को आप क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड। अब आवेश के CGS मात्रकों की बात करते हैं। इसकी CGS मात्रक, तो आवेश के CGS मात्रक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश के CGS मात्रक दो होते हैं, एक होता है ESU और एक होता है EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। जो ESU होता है उसको आप स्टेट कूलाम भी कहते हैं, स्टेट कूलाम, या उसको आप फ्रैंकलिन भी कहते हैं, फ्रैंकलिन, वही बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे। EMU, जो EMU है उसको कहते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसको कहते हैं एब कूलाम, एब कूलाम, या कहते हैं परम कूलाम, परम कूलाम। अब बात करते हैं अपन इनके बीच में रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ चार्ज, बिटवीन यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज की जो मात्रक या यूनिट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब एक कूलाम, याद रखें हमेशा, एक कूलाम होता है उसमें 3 गुणा 10 की घात 9 ESU या स्टेट कूलाम होते हैं। एक कूलाम में कितने, 3 गुणा 10 की घात 9 ESU या स्टेट कूलाम होते हैं। फिर बात करते हैं अपन एक EMU, एक EMU या एक एब कूलाम या एक परम कूलाम, ये CGS मात्रक है। इसमें 10 कूलाम होते हैं, कितने, 10 कूलाम। तो जनरली अपन सोचते हैं कि CGS मात्रक होता है वो MKS मात्रक की तुलना में छोटा होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो EMU है वो CGS मात्रक है, और इस CGS मात्रक, इस एक EMU में जो MKS पद्धति का मात्रक है कूलाम, उसके 10 हिस्से हैं। तो यहाँ पे जो CGS मात्रक है वो बड़ा हो गया किसकी तुलना में, MKS मात्रक की तुलना में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि MKS मात्रक बड़े होते हैं, CGS छोटा। अब बात करते हैं अपन आवेश की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश की विमा, विमा की बात करें तो ऊपर से आप देख सकते हैं कि वही धारा बराबर आवेश बटा समय, ठीक है। तो आवेश बराबर आपने कर दिया था धारा इंटू समय, तो यहाँ से लिख लें आवेश बराबर धारा इंटू समय, यह है। तो धारा का A1 और समय का T1, तो इसकी विमा हो जाएगी A1 T1, कोई दिक्कत नहीं है, A1 T1, वेरी सिंपल। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कहते हैं, देखो कंसेप्ट ऑफ चार्ज मैंने बताया था, तो आपको बताया था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पर अब गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा प्रभावी प्रतिकर्षण होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश है क्या, समान, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, समान है। तो समान आवेशों के मध्य क्या होगा, आप पहला ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इनके मध्य तो क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण। अर्थात समान आवेशों के मध्य क्या होगा, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य आवेश होने पर क्या लगता है, प्रतिकर्षण। और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो उस कंडीशन में उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और वैसे भी अपने भी ठीक ही है। और बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की, आवेश
स्थानांतरीय होता है, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आवेश स्थानांतरीय होता है। तीसरा, ये वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, और उसी द्रव्यमान पर ये आवेश होता है। बिना द्रव्यमान के कभी आवेश हो नहीं सकता है। आवेश होने के लिए द्रव्यमान का होना ज़रूरी है। तो द्रव्यमान तो वेग पर निर्भर करता है, पर उसका जो चार्ज है या उस पर जो चार्ज है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। चौथा, आवेश अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। ठीक है। और पांचवा, आप कह सकते हैं कि आवेश के संरक्षण का है बात, आवेश का संरक्षण। और इसका मतलब है किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है मतलब आवेश को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, कुल आवेश तो उसका संरक्षित रहेगा ही। ठीक है, कुल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेट चार्ज की वैसे अंतर आ सकता है, पर नेट चार्ज सिस्टम का कंजर्व रहने वाला है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दे सकता हूँ। जैसे मान लो ये एक कांच की रोड है और ये आपकी एक एबोनाइट की रोड है। किसकी है? एबोनाइट की। इसके बाद में अपन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसमें रगड़ने पे किस प्रकार से घर्षण की वजह से आवेश उत्पन्न होते हैं वो देखेंगे। तो ये कांच की वस्तु उदासीन है। क्या है? उदासीन। एबोनाइट की छड़ भी क्या है? उदासीन है। परंतु उदासीन है और इसको आपस में आपने रगड़ा। क्या करा? रगड़ा, इनको रब किया और रब करके दोनों को वापस अलग अलग कर लिया। तो आप देखते हैं कि इस पर तो आ जाता है प्लस आवेश, प्लस का 2 कूलाम आवेश आ गया मान लिया आपने कांच पर। तो आप देखेंगे कि इस पर भी 2 कूलाम आवेश ही आएगा। एबोनाइट पर भी कितना? एबोनाइट पर भी 2 कूलाम आवेश ही आएगा, पर वो होगा नेगेटिव, माइनस का 2 कूलाम आवेश आ जाएगा। तो रगड़ने से पहले नेट चार्ज कितना था? इधर की तरफ, इधर नेट चार्ज था, ये भी उदासीन ये भी उदासीन, तो नेट चार्ज 0। अब रगड़ने के पश्चात नेट चार्ज देख रहे हैं तो ये प्लस का 2 कूलाम प्लस माइनस का 2 कूलाम, तो अभी भी नेट चार्ज कितना है? अभी भी नेट चार्ज आपका है वो कितना बना हुआ है? 0 बना हुआ है। इसका मतलब है कि आवेश किसी सिस्टम का क्या रहता है? विलगित सिस्टम या विलगित तंत्र का आवेश संरक्षित रहता है, 0, बाद में भी 0। एक और एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, एक समझने की ज़रूरत है। एग्जांपल नंबर 2 ये होता है पेयर एनाइलेशन, या जिसको कहते हैं अपन युग्म विलोपन। ठीक है, ये आप नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। युग्म विलोपन में आपके 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और दूसरा ये है इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये एक कण है तो दूसरा इसका प्रतिकण है, आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं गामा फोटोन के रूप में। अर्थात एक युग्म था कण और प्रतिकण का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, वो युग्म ही खत्म हो गया और ऊर्जा निकल गई गामा फोटोन के रूप में, तो युग्म विलोपन। तो यहाँ पर अगर नेट चार्ज देखें तो यहाँ पर माइनस का 1 कूलाम और इधर इस पर प्लस का 1 कूलाम, तो यहाँ पर नेट चार्ज हो गया 0 और फोटोन पर तो चार्ज होता ही नहीं है 0, तो इधर भी 0 और इधर भी 0, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? आवेश संरक्षित हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन युग्म उत्पादन का। युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन में देखें तो इसका जस्ट रिवर्स उल्टा कर दें आप कि ये गामा फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन युग्म का निर्माण करता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है और एक पॉजिट्रॉन बन जाता है। गामा फोटोन पे अगर चार्ज देखें तो 0 और इधर बाद में जो युग्म बना है उस पर चार्ज देंगे तो इस पर माइनस का 1 कूलाम और इस पर प्लस का 1 कूलाम, तो इनका योग फिर से कितना? 0। तो इधर भी चार्ज 0, इधर भी चार्ज 0, यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ पे भी चार्ज 0। अर्थात आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है।
अब बात करते हैं अपन आवेश की एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। इस बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी की बात करें अपन तो वो है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। पहले अपन देखते हैं कि क्वांटीकरण क्या होता है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, पहले समझाने की लिखते समय समझाता हूँ आपको। जब कोई भौतिक राशि सभी मानों को ग्रहण ना कर केवल विविक्त मान ही ग्रहण करे तो उस राशि को क्वांटीकृत कहा जाता है। मतलब हर कोई मान ग्रहण नहीं करेगी, कुछ विविक्त मान होंगे वही ग्रहण करेगी। और तथा इस राशि द्वारा, मतलब जो क्वांटीकृत राशि है, इस राशि द्वारा ग्रहण किया गया न्यूनतम संभव मान या इस राशि का न्यूनतम संभव मान स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, न्यूनतम संभव मान क्वांटा कहलाता है। तो क्वांटा पता चल गया। अब आवेश की रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो आवेश का भी न्यूनतम संभव मान होता है। आवेश का न्यूनतम संभव मान वो आवेश का क्वांटा कहलाएगा, या आवेश का क्वांटा वो होता है ई, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के बराबर तो आवेश ग्रहण करेगी कोई ना कोई वस्तु, या फिर करेगी 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। और ई का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो न्यूनतम संभव चार्ज कितना हो सकता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब क्वांटाइजेशन का मतलब है कि 1 ई का आवेश हो सकता है किसी वस्तु पर, 2 ई का आवेश हो सकता है, 3 ई का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 1.5 ई का हो गया, 2.5 ई का हो गया। अर्थात आप कहेंगे किसी वस्तु पर आवेश क्या क्या हो सकता है? 1 ई, 2 ई, ठीक है, 3 ई, 4 ई, ठीक है, ऐसे संभव है। ऐसे नहीं हो सकता 1.5 ई, 2.3 ई, ये संभव नहीं है, ये वैल्यूज ही संभव है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर चार्ज हो सकता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो हो सकता है कि प्लस का 1 ई हो सकता है, प्लस का 2 ई, माइनस का 1 ई हो सकता है, माइनस का 2 ई हो सकता है, प्लस माइनस एन ई संभव है। Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ n बराबर होता है 1, 2, 3, 4, अर्थात कोई भी पूर्ण नंबर या पूर्णांक संख्या, कोई भी इंटीजर नंबर, पूर्ण संख्या। और इसी को कहते हैं आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बराबर प्लस माइनस एन ई, अर्थात E के केवल और केवल पूर्ण मान, E के गुणा में केवल और केवल क्या होती है? पूर्ण संख्या या पूर्ण गुणज ही होगा। अर्थात किसी वस्तु पर चार्ज के संभव मान होंगे वो E के पूर्ण गुणज ही होंगे, जहाँ n का मान 1, 2, 3, 4 होगा। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस पे आप बहस नहीं करें कि नहीं सर इसमें तो चार्ज तो इतना भी देखा है हमने, प्लस माइनस 1/3 ई, प्लस माइनस 2/3 ई, हाँ ये चार्ज है। और आजकल क्वार्क कणों की खोज हो गई है, क्वार्क कण।
तो ये क्वार्क कण हैं, इनका आवेश होता है वो होता है +-1/3 +-2/3, अलग अलग क्वार्क्स के ये चार्ज होते हैं। पर ये क्वार्क कण भी आवेश के क्वांटीकरण के नियम का विरोध नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वार्क कण अपने आप में स्थायी नहीं है। क्वार्क कण किसके रूप में पाए जाते हैं? समूह के रूप में पाए जाते हैं, और उनके समूह का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा ही इंटीजर नंबर होता है। समूह का चार्ज होता है वो क्या होता है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, अर्थात वो भी आवेश के क्वांटीकरण के नियम का विरोध नहीं करेंगे। अब मैं आपको क्वांटीकरण से संबंधित आप क्वेश्चंस इस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। क्या किसी वस्तु पर 2.5 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम आवेश संभव है? तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। क्यों? इसका आंसर नहीं क्यों हुआ? क्योंकि आप कहेंगे कि आवेश हो सकता है किसी वस्तु पर Q बराबर ±NE, तो अगर n की जगह 1 रखते हैं, n की जगह अगर पुट रख 1 करा आपने तो 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम, तो आपका आवेश हो गया कितना? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। या उस पर आवेश होगा Q बराबर n की जगह 2 रख दिया तो 2 × n बराबर 1 रखा तो ये, n बराबर 2 रखा तो ये 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम, तो इस पर आवेश हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। अर्थात या तो किसी वस्तु पर आवेश होगा इतना या होगा इतना, इनके बीच में आने वाली कोई भी वैल्यू आप किसी वस्तु पर आवेश के रूप में नहीं देख सकते। इसीलिए अपन कहते हैं कि आवेश के कुछ विविक्त मान, जैसे ये मान और उसके बाद में ये मान, यही संभव हो सकते हैं, बीच के मान संभव नहीं है। अपन ने कहा था कि सभी संभव मानों को ग्रहण ना करें, बल्कि कुछ विविक्त मान जैसे ये और इसके बाद में ये और इसके बाद में अगला मान अपन देखें तो n = कितना रखेंगे अपन? 3 रख लेंगे। तो इसके बाद में पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी? 3 × 1.6 × 10⁻⁻⁻19, तो ये हो जाएगा कितना? 4.8 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। तो इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए किसी वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं तो कितना चार्ज आएगा, किसी वस्तु को इतना चार्ज दिया गया है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाले गए या कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको दिए गए। तो ये ऐसे प्रश्न सारे के सारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले से होते हैं, Q बराबर ±NE से। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किस प्रकार से किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप ये पढ़ें। धन्यवाद।